दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें समझना थोड़ा कठिन है। परंतु एकीकरण अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि मानचित्र से उसे बहुत ही आसान समझाया गया है। इसी तरीके से आज अपने बात करेंगे प्रजामंडलों के बारे में और यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको प्रजामंडल अच्छे से याद होने वाले हैं। और इस वीडियो में अपने विस्तृत रूप से जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करने वाले हैं। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है यह सन 1938 में होता है। इसी अधिवेशन से राजस्थान में प्रजामंडलों की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। उत्तरादायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया जाता है और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि कांग्रेस भी रियासती जनता के संघर्ष में अपना साथ देगी। प्रजामंडलों से पूर्व भी दोस्तों कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनमें प्रमुख थे दोस्तों, एक तो 1918 ईस्वी में बना राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1927 ईस्वी में बना अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई। स्थापना के 5 वर्ष तक यह संस्था निर्जीव बनी रही। इसके बाद इसका पुनर्गठन होता है 1936-37 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जमनालाल बजाज के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, चरखा संघ के माध्यम से जन जागृति पैदा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। पुनर्गठन के बाद जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो चिरंजी लाल मिश्र को बनाया जाता है। महामंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, संयुक्त मंत्री कपूर चंद पाटनी को, और सदस्य इसके थे बाबा हरीशचंद्र, हंस डी रॉय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूरन चंद्र जैन। ये इसके सदस्य थे जयपुर प्रजामंडल के। अब दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है 8 और 9 मई को 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जमनालाल बजाज करते हैं। अब दोस्तों 1938 में ही जयपुर प्रजामंडल में शेखावाटी किसान सभा का विलय हो जाता है। इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है 25 मई 1940 को। इस अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने उत्तरादायी शासन की मांग को पुनः दोहराया। जो उत्तरादायी शासन की मांग थी उसे फिर दोहराया गया, जो द्वितीय अधिवेशन हुआ। तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941 में सीकर में होता है। तो इम्पोर्टेंट है यह दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का यह अधिवेशन नवंबर 1941 में जयपुर की बजाय कहाँ होता है? सीकर में होता है। दोस्तों 30 मई 1938 को राज्य में किसी भी गैर पंजीकृत संस्था का सभा या सम्मेलन करना अवैध घोषित कर दिया गया। जो उस समय महाराजा थे इनके द्वारा क्या है, किसी भी गैर पंजीकृत संस्था का सभा सम्मेलन करना अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि तब उन्हें इस बात का ज्ञान हो चुका था कि प्रजामंडल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जन जागृति पैदा करने के लिए, और ये अभी तक पंजीकृत नहीं है। अवैध घोषित होने के बाद प्रजामंडल का जो कार्यालय है वो जयपुर से आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी गई, क्योंकि जो जमनालाल बजाज है इनके द्वारा फिर भी कुछ गतिविधियां प्रजामंडल से संबंधित अपनी जयपुर में संचालित की जा रही थी, इसलिए इनके प्रवेश पर ही जयपुर में रोक लगा दी गई। 5 फरवरी 1939 को सरकार के विरोध में सत्याग्रह किया गया, जिसमें दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा गिरफ्तारी दी जाती है। 11 फरवरी 1939 को जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रवेश करने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अप्रैल 1940 को प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता हुआ। प्रजामंडल को मान्यता प्रदान कर पंजीकृत कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों फरवरी 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो जाता है, जिससे प्रजामंडल को काफी धक्का लगा और प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने के कारण जो चिरंजी लाल थे इन्होंने प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना कर ली। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने अपनी कूटनीति से प्रजामंडल को विभाजित कर आंदोलन को कमजोर कर दिया। जो प्रजामंडल था इसे कई भागों में बांट दिया गया और जो प्रजामंडल था यह कमजोर हो गया। इसी प्रजामंडल में दोस्तों प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे एक समझौता होता है या एग्रीमेंट होता है, जिसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो आप याद रखिएगा
कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल ने महाराजा से उत्तरादायी शासन स्थापित करने की मांग की और जयपुर राज्य द्वारा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं की जाएगी, प्रजामंडल को शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता देना, अन्य रियासतों के आंदोलनकारियों को जयपुर प्रवेश से नहीं रोकना, राज्य में उत्तरादायी शासन की स्थापना की कार्रवाई करना और साथ ही प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये सभी क्या है, जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था, इसकी प्रमुख शर्तें थी। इसे याद रखना जरूरी है, आप याद रखिएगा। अब इसी कड़ी में दोस्तों आगे महत्वपूर्ण है आजाद मोर्चा। बाबा हरीशचंद्र द्वारा 14-15 सितंबर 1942 को रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और SD रॉय के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता प्रजामंडल को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने आजाद मोर्चा नाम से एक नया दल बनाकर राज्य के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया था। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से यह दोनों संस्थाओं का विलय होगा। जो आजाद मोर्चा है और जयपुर प्रजामंडल है, यह 1945 में पुनः एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि 1 जून 1944 को जानकी देवी बजाज ने प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह पहली महिला थी जिन्होंने 1 जून 1944 को जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अंततः 1946 में जयपुर के प्रधानमंत्री KM मुंशी ने जयपुर में उत्तरादायी शासन की घोषणा की। 15 मई 1946 को देवी शंकर तिवारी, जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, वह बाद में श्री दौलत भंडारी को जयपुर महाराजा ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 24 जुलाई 1947 के दिन नरेंद्र मंडल की सभा हुई और जयपुर नरेश ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके से मानचित्र के साथ और शॉर्ट्स नोट्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।